हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स स्टूडियोज। कैसे आप सब लोग? तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडेज सेशन इज अ रिकॉर्डेड सेशन। तो ऑलरेडी कल रात में हमने इस पूरे सेशन को बना के आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ है। इसमें इसीलिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स नहीं रहेंगे। हम डायरेक्टली आज मेन पीआईबी और बाकी न्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे, उनका डिस्कशन हम लोग इस सेशन के अंदर करेंगे। जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हम यूजुअली कवर करते हैं वो हम ऑब्वियसली आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मींस कल के सेशन में कवर करेंगे। सिर्फ आज का ही सेशन है जो रिकॉर्डेड रहेगा, बाकी सेशंस रिकॉर्डेड नहीं, नॉर्मल तरीके से आपके सामने आएंगे। So I will start with the discussion. I will start with the session. So Delhi CS Studio, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको सेशन सही लगा तो एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। इस व्हाट्सएप चैनल से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो नोट्स और बाकी सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको इस व्हाट्सएप चैनल से ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं शुरू करता हूं आज के सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस डिस्कशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को लेके। सो उसके अगर वापस एक बार बता देना चाहता हूँ, ये सेशन हमारा रिकॉर्डेड है। अगर आपके डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज है तो आप नीचे डाल दीजिएगा, हम डेफिनेटली उसके बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे। नाउ इंडिया अचीव्स मेजर माइलस्टोन एट कोडेक्स कमीशन CAC 49 के। मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, जिनीवा में इसका मीटिंग हुआ था। कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन की बात करते हैं। सो इट इंडिया वाज द चेयर ऑफ दिस मीटिंग, और इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से जो पॉइंटर्स मेंशन किए गए उन पॉइंटर्स को एक्सेप्ट भी किया गया। तो कल हमने डिस्कशन किया था कि एग्जैक्टली ये क्या कमीशन है, ये कमीशन किस तरीके से वर्क करता है, इस कमीशन के मेन फैक्टर्स क्या है, मेन पॉइंटर्स क्या है, ये सारा हमने कल के सेशन के अंदर कवर किया था। अब इस कमीशन के अंदर इंडिया ने कुछ पॉइंटर्स मेंशन किए थे, स्पेशली कुछ स्पाइसेस को लेके। सो कार्डेमम, कोरिएंडर एंड वैनिला, इनको लेके कुछ पॉइंटर्स मेंशन किए गए। तो जिनीवा की ये मीटिंग थी और इसमें से एक्सेप्ट किया गया। अब ध्यान ध्यान दीजिए ये क्या पॉइंटर्स है। सो इनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो इंडिया ने प्रेजेंट किए थे, बिकॉज इनका प्रोडक्शन इंडिया में काफी ज्यादा होता है, तो इनके जो मेजर फैक्टर्स है या मेजर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उसे सब लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंडिया में फूड के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास WHO है और यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। ये इंस्टीट्यूशंस जो है ये बेसिकली वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो काफी ह्यूज तरीके से इंक्रीज होगा, और क्वालिटी बेंचमार्क में इंडिया एक प्रोमिनेंट कंट्री बनेगी। तो देखो, सबसे मेन चीज है एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस, बिकॉज द इंडियन प्रोडक्ट्स आर आल्सो ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। अगर ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन उसको मिल जाता है तो फिर एक्सपोर्ट करने के लिए काफी बेटर होगा। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी, यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन कर पाएंगे, और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बिकॉज इंडियन स्टैंडर्ड्स आर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये मेजर फैक्टर यहाँ पे है। अब जैसे मैंने कहा था कि इंडिया बिकम द को चेयर, सो इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग ग्रुप, रिस्क एनालिसिस फॉर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए, और जो चेयर है वो यूरोपियन यूनियन है, इंडिया उनके साथ को चेयर है। सो मेन ऑब्वियसली मींस दो चेयर कंट्रीज है, एक यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुप एंड इंडिया वन ऑफ द चेयरपर्सन। और FSSAI के जो हमारे सेक्रेटरी है, हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, बिकॉज FSSAI हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। ये काफी बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। WHO, इन्होंने मिलके इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया। हेडक्वार्टर मैंने कहा था कि जिनीवा में ये काम करते हैं, वहां से ये चीजें वर्क की जाती है। सो कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, इनके अराउंड इसे क्रिएट किया गया। सो यही फैक्टर था, यही न्यूज थी। कल का न्यूज और ये न्यूज दोनों मिला के काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, तो प्लीज वहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ना बात करते हैं परिवर्तन स्कीम की। अब ये परिवर्तन स्कीम क्या है? परिवर्तन स्कीम ये हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है, और इस स्कीम के अंदर NCR रीजन में जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या भारत स्टेज 6 वाली व्हीकल्स है उनके अराउंड ये स्कीम है। अब ध्यान दीजिए, नेशनल कैपिटल रीजन में सिर्फ दिल्ली नहीं आता, दिल्ली के सराउंडिंग का जो एरिया है, जैसे नोएडा की बात करेंगे, गुरुग्राम की बात की जाएगी, कि ये भी रीजन्स नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आते हैं। तो सम पार्ट ऑफ राजस्थान, सम पार्ट ऑफ यूपी, सम पार्ट ऑफ गुरुग्राम, सॉरी सम पार्ट ऑफ हरियाणा के यू विल सी इन दिस NCR रीजन। अब NCR रीजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सॉरी दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी ऑलरेडी
रेखा गुप्ता मैम जो सीएम है उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस की थी दिल्ली के लिए, क्योंकि वो दिल्ली यूटी को हैंडल करेंगे। बट नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो ओल्ड पोल्यूटिंग ट्रक्स और बसेस है उनके रिप्लेसमेंट के लिए हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया था, उसी को परिवर्तन पॉलिसी नाम दिया गया। अब परिवर्तन का फुल फॉर्म भी है प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ द व्हीकल्स एसिड्स एंड रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशन। ये परिवर्तन का फुल फॉर्म है, काफी बड़ा फुल फॉर्म है। और 3 जून 2026 यूनियन कैबिनेट ने इसको एक्सेप्ट किया था। गाइडलाइंस ये हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अप्रूव की है। इंप्लीमेंटेशन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करेगी एंड फंडिंग नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के थ्रू ये फंडिंग आएगा। अगेन 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। गाइडलाइंस को हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है। रीजन क्या है? बिकॉज एनसीआर रीजन अर्बन एरिया है, कंप्लीट अर्बन एरिया है, और अर्बन एरिया के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का गाइडलाइन अप्रूव करना काफी मेजर फैक्टर था। इंप्लीमेंटेशन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ही करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, बिकॉज इसमें बाकी भी स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो उनसे फंडिंग मैनेज की जाएगी, तो यहां पे ध्यान रखना। So replace old and highly polluting trucks and buses, promote भारत स्टेज 6। भारत स्टेज 6 क्या होता है? आपने बड़े बड़े व्हीकल्स के पीछे देखा होगा, लिखा होता है भारत स्टेज। जो इंजन है वो इंजन का स्टेज है। ये यूरो स्टेज से आया हुआ कंसेप्ट है। तो जितना आप नए स्टेज वाला व्हीकल खरीदोगे उतना आपका इंजन अच्छा रहेगा और पोल्यूशन काफी कम होगा। तो भारत स्टेज 6 वाला इंजन अगर है तो उन व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अलाउ करेंगे। तो एयर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यह अनाउंसमेंट बेसिकली किया गया है। अब टोटल स्कीम आउटले क्या है? 9,585 करोड़, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 5,000 करोड़ देगी। बाकी जो पैसा है वो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन यहां पे रहेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बेनिफिशियरीज क्या है? मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन रहेगा। क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो अगर आप भारत स्टेज 6 पुरानी व्हीकल्स को बेच के नई व्हीकल्स अगर आप खरीद रहे हो तो मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन है। रजिस्ट्रेशन फी जो लगती है व्हीकल को रजिस्टर करने के लिए वो कंप्लीटली माफ की जाएगी। 5% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन व्हीकल लोन, व्हीकल लोन के ऊपर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है। 8% ओईएम डिस्काउंट है जो व्हीकल्स के तरफ से या व्हीकल कंपनीज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। मंथली फ्यूल वाउचर के वो भी दिए जाएंगे। वन टाइम फाइनेंशियल assistance for electric vehicles and certificate of deposits for trading support. So there are so many supports provided over here and इससे फायदा क्या होगा कि पीपल लाइक जो ट्रांसपोर्ट में ट्रक्स चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी टू यूज दीज फैसिलिटीज बिकॉज रजिस्ट्रेशन फीस आपको पता होगा, मोटर व्हीकल टैक्स आपको पता होगा, इवन लोन के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन, और गाड़ी के ऊपर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो 8% का डिस्काउंट दे रही है एंड प्लस फ्यूल वाउचर्स भी आपको मिल रहा है। यू कैन सी देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। तो ये काफी मेजर फैक्टर यहां पे बनेगा। साथ में देखिए 10 ईयर मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन, रजिस्ट्रेशन फी वेवर, ये 10 ईयर्स के पार्टिसिपेटिंग स्टेट, क्योंकि ये पैसा स्टेट के पास जाता है, ये पैसा स्टेट का होता है, स्टेट इसके बारे में डिसाइड करती है, तो ये भी चीज है के। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है, तो यहां पे ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको कहा था कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली ये स्टेट्स यहां पे आते हैं एनसीआर रीजन के अंदर, तो इन्हीं की बात यहां पे की जाएगी। ठीक है, सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ लाइक लेथार्जी मत रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िए। और जो मेन मेन पॉइंटर्स है, जैसे ये यहाँ पे एक फैक्टर दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो आई होप देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। चलो आगे बढ़ते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट न्यूज अगेन फ्रॉम द पीआईबी सेक्शन। वी ऑल नो अबाउट दैट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। हम सबको पता है कि हरियाणा के जिंद रीजन में इसका ट्रायल ऑलरेडी कंडक्ट किया गया था। अब ये ऑफिशियली ट्रेन चलेगी, ये पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रांजिट के। अब ऑब्वियसली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी या मिशन के अंदर ये आता है, नेट जीरो जो हमारा कमिटमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए। अब जिंद टू सोनीपत ये प्रॉपर पैसेंजर के साथ ट्रेन चलने वाली है, 10 कोचेस। अभी तक इसका सिर्फ ट्रायल हुआ था एंड ट्रायल वाज वेरी सक्सेसफुल। सो अभी इसे ऑफिशियली एक कमर्शियल बेसिस पे इंप्लीमेंट करेंगे विद पैसेंजर्स। अब इसके लिए क्या क्या चीजें हैं ध्यान दीजिएगा। इसका स्पीड जो है 75 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, कि डिजाइन स्पीड 110 का है, पर ऑपरेशनल स्पीड हमेशा डिजाइन स्पीड से कम ही होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे इंजन पावर के, तो यहाँ पे इंजन पावर मेंशन किया गया, फ्यूल सेल पावर कार्स
हाइड्रोजन ऑब्वियसली वाटर वेपर एंड हीट विल बी द एमिशन, CO2 एमिशन नहीं होगा। के आरडीएसओ इंडियन रेलवे से इंप्लीमेंट कर रही, तो प्राइवेट के थ्रू नहीं होगा, और आरडीएसओ ने इसे क्रिएट किया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो प्लीज ध्यान रखेगा। नाउ हाउ हाइड्रोजन ट्रेन वर्क्स, हाइड्रोजन को ऑन बोर्ड स्टोर करेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंटर द फ्यूल सेल, देन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ट्रांजिशन मोटर्स रन्स एंड ट्रेन मूव्स, सो इन दैट वे इट विल वर्क। और जो एमिशन है उसमें सिर्फ वाटर वेपर निकलेगा, के देयर इज नो कंबशन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिजल्टिंग इन नियर जीरो एमिशन, जो हमारा एम है। के तो ये ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए, ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। अब इतना डिटेल में बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। के सो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे सीन क्या है, रिफ्यूलिंग, हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग फैसिलिटी जिंद हरियाणा में क्रिएट करके रखा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन तो उसमें डालना पड़ेगा। बट एक सबसे मेजर चीज है, हाइड्रोजन इज अ वेरी कंबसिबल, वेरी फ्लेमेबल, के जल्दी आग लग सकती, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेफ्टी बहुत मैटर करती है। सो हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, हीट सेंसर, कंटिन्यूअस वेंटिलेशन, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन शट ऑफ एंड फायर अलार्म सिस्टम, क्योंकि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी वेरी फ्लेमेबल, वेरी फ्लेमेबल। जिन्होंने साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको पता होगा कि भाई कुछ भी हो सकता है, इसीलिए काफी सेफ्टी पॉइंटर्स मेंशन किए गए हैं। अब ध्यान दो, जो हमने चीजें फॉलो की वो प्रॉपर जर्मन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो किए। जर्मन स्टैंडर्ड्स बेसिकली ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, जर्मनी के इंस्टीट्यूशंस ने क्रिएट किया स्टैंडर्ड्स है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट करते हैं, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किए हैं। सो आई होप यहाँ पे भी आपकी गलती नहीं होगी। अब देखिए, कंट्रीज यूजिंग टेस्टिंग हाइड्रोजन ट्रेन्स के उसमें इंडिया भी आता है, और इंडिया इसे अभी कमर्शियल लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहा है। बाकी कंट्रीज अभी भी टेस्टिंग के एंगल में ही वर्क कर रही है। 2 to 4 कोचेस हाइड्रोजन ट्रेन बहुत हो गया चला रहे। इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जहां पे 10 कोचेस एंड 2600 पैसेंजर्स, सो लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला जो डेवलपमेंट है वो अकेले इंडिया का है। अब आरडीएसओ अगेन रेलवे का डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है, इनके द्वारा इसे क्रिएट किया गया। मैंने इस न्यूज के अराउंड कुछ एमसीक्यूज डाले और कुछ क्वेश्चंस भी डाले जो आपके एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं, स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी। अब ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हमारे पास 17 गोल्स है, उसमें से एसडीजी 9, एसडीजी 11 एंड एसडीजी 13 ये मेजरली यहां पे यूज हो रहा है, तो ये फैक्टर यहां ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये था न्यूज, वी ऑल नो अबाउट दैट, बट ये ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एक बार वापस उसको हमने रिविजिट किया। अब बाकी न्यूज की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट इशूज ड्राफ्ट कैफे 3 नॉर्म्स। आपको याद होगा कैफे के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब एक कैफे जो है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, अगेन व्हीकल्स को लेके है, ये कैफे का फुल फॉर्म है। The draft policy M1 category passenger vehicles manufactured or imported for sale in India 27, 28, 31, 32। बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नॉर्म्स देती है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कि जो आप व्हीकल्स बनाओगे वो व्हीकल्स ऐसी बनाइए जहां पे आपके गाड़ी का एवरेज जो है वो अच्छा रहे, तो एमिशन कम होगा, और ऐसी व्हीकल्स इंडिया में भी यूज होगी और बाहर कंट्री में भी। तो M1 कैटेगरी, आपके पास लाइसेंस होगा, तो लाइसेंस में आप देख सकते हो, लाइसेंस के पीछे बेसिकली आपको कैटेगरीज दिख जाएगी कि M1 कैटेगरीज है पैसेंजर व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। तो यही फैक्टर यहां पे आपके लिए है। कि अब देखिए, corporate average fuel economy is a regulatory framework measuring average fuel efficiency of vehicles sold by manufacturer. In India, the framework is used for passenger vehicles under M1 category, which includes vehicles used carrying passengers and having not more than 8 seats in addition to the driver's seat. Okay. Cafe norms issued in the stage Cafe 3 is proposed to follow Cafe 2. The draft stage will take effect from the 1st of April 27 and Cafe 2 is scheduled to end on 31st of March. तो 1st of April 27 से नए नॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहेंगे, ये याद रखिएगा। सो इसी नॉर्म्स के भरोसे गाड़ी को मैन्युफैक्चर करना है, गाड़ी को क्रिएट करना है, ताकि CO2 एमिशन कम हो सके। आजकल गवर्नमेंट बड़ा स्ट्रिक्ट है इन रूल्स को लेके, नियमों को लेके, स्पेशली पोल्यूशन की अगर बात की जाए, ये मेजर फैक्टर यहाँ पे। तो ये सारे कंसेप्ट्स पोल्यूशन के एंगल में ही होते, बाकी तो यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। नाउ प्रोजेक्ट इनरोड एक्सपांड्स नेचुरल रबर प्लांटेशन टू नॉर्थ ईस्ट। अब प्रोजेक्ट इनरोड क्या है, इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, ये इनरोड का फुल फॉर्म है, इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर
असिस्टेड डेवलपमेंट। ये प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन पता होगा आपको, स्पेशली रबर प्लांटेशन केरला, तमिलनाडु वेरी स्ट्रांग विद रबर प्लांटेशन। अभी जो रबर प्लांटेशन की हमारी पॉलिसी है कि इस पॉलिसी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल के लिए भी एक्सपांड करने की बात की है, इसका अनाउंसमेंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। So, a project had created 1.8 lakh hectares of new rubber plantation against the target of 2 lakh hectares across 113 districts। तो ये अनाउंसमेंट है। अगेन ध्यान रखें, प्रोजेक्ट इनरोड 21-22 के फाइनेंशियल ईयर के बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। 1100 करोड़ का बजट एलोकेशन है और इसका मेजर फोकस जो है, इसे रबर, क्योंकि रबर बनेगा तो ये जो हमारी एमआरएफ है, अपोलो टायर्स है, सियाट है, जेके टायर्स है, ये कंपनीज इसको यूज करेगी के। सो इसी एंगल में तो स्मॉल फार्मर्स विल क्रिएट इट एंड इट दे विल डायरेक्टली सेल टू द बिगर कंपनीज। आपने रिसेंटली न्यूज भी पढ़ी होगी, एमआरएफ इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे मोस्ट वैल्यूएटेड कंपनी है। अगर टायर इंडस्ट्री की बात करें तो यही फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब अभी अगर ये नॉर्थ ईस्ट में अगर जाता है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी काफी डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज केरला एंड तमिलनाडु दे आर डूइंग रियली वेरी गुड जॉब, southern states are really very good job, so it's time to expand such kind of scheme to the other part of India, especially northeastern India, और इसीलिए इसकी बात हो रही है। now यहाँ पे बात करेंगे सौश्रुतम 2026 आयुर्वेदिक सर्जरी के। सौश्रुतम it was inaugurated in All India Institute of Ayurveda, New Delhi by the President of India, इसलिए हम इस न्यूज को पढ़ रहे कि सुश्रुत जयंती के और प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसी के अराउंड ये न्यूज है। बाकी तो कुछ नहीं, बस हु इनॉग्रेटेड दैट एंड वेयर इट वाज ऑर्गेनाइज, यही इंपॉर्टेंट होगा। इंटरनेशनल सेमिनार है आयुर्वेदा को लेके, तो इसी की यहाँ पे बात हो रही है। अगेन आयुष मिनिस्ट्री इज अ मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस, क्योंकि आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। झारखंड गेट्स जीआई टैग फॉर द 4 हैंडलूम प्रोडक्ट्स। झारखंड में जिया, आजकल जीआई टैग वाली न्यूज काफी आ रही है कि हमने कुछ दिनों पहले गुजरात के 2 जीआई टैग्स का डिस्कशन किया था कि नाउ दिस इज अनदर जीआई टैग एंड फ्रॉम द झारखंड। तो झारखंड के 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, बगया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी एंड झारखंड बांबू क्राफ्ट के। ये ध्यान रखना, याद होगा आपने एक और न्यूज कवर की थी, उत्तराखंड ने अपना जीआई टैग वाला एक प्रॉपर म्यूजियम टाइप एग्जीबिशन या म्यूजियम टाइप उसको मार्केट में शो किया हुआ है, स्पेशली उनके फॉरेस्ट कॉलेज के अंदर। तो ये वी हैव डिस्कस, बाकी तो ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन नाबार्ड का सपोर्ट काफी ज्यादा होता है, ये भी हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि नाबार्ड सपोर्टेड चीजें काफी स्ट्रांगली इंप्लीमेंट की जाती है। आगे बढ़ते हैं, सेंटर अप्रूव सेफ्टी इक्विपमेंट सपोर्ट अंडर नमस्ते स्कीम। नमस्ते इज अ वेरी फेमस स्कीम। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सैनिटाइज वर्कर होते हैं जो गटर लाइन में, सीवेज लाइन में उतरते हैं और उसे क्लीन करते हैं, और कई बार न्यूज आती है कि उनकी डेथ हो जाती है। अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले की न्यूज थी, नोएडा के अंदर एक सैनिटाइजेशन वर्कर नीचे उतरा और उसकी डेथ हो गई, बिकॉज काफी गैसेस वहां पे होते, काफी गंदा सा एनवायरमेंट होता है। इसलिए मशीन्स और सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें भी काफी फ्रॉड, काफी करप्शन होते हैं। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने 2023 में एक स्कीम स्टार्ट की थी ताकि इंडिया में जितने भी सैनिटाइज वर्कर्स है उनको इक्विपमेंट्स और मैकेनाइज तरीके से चीज, मैकेनाइज का मतलब मशीन यूज होगी बेसिक चीज क्लीन करने के लिए, फिर उसके बाद जब चीजें सेफ हो जाएगी देन द पीपल कैन गो एंटर और दे कैन एंटर। अब इसमें ना स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल बहुत होता है, और वहीं पे फ्रॉड्स होते हैं। इसलिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स दे स्टार्टेड दिस स्कीम फॉर द सेफ्टी ऑफ these people who are doing the very important job। अब इक्विपमेंट किट से, सेफ्टी डिवाइसेस से मैकेनाइज सैनिटेशन वर्कर है और उसी को प्रोवाइड करने के लिए बात की गई है। अब देखिए 14th of July द स्कीम प्रोफाइल्ड 90,942 सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स, 89,248 of them have validated। 15th of July 87,037 personal protected equipment kits has been provided to sanitation worker के। अब ये डेटा गवर्नमेंट का है, एक्चुअली मार्केट में, एक्चुअली ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस कितना इंप्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात होगी। पर याद रखना, गवर्नमेंट के स्कीम को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। 2023 में इस स्कीम को क्रिएट किया गया, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री विद द अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ओके,
सो गाइस, ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। आज का सेशन जैसे मैंने कहा था कि ये रिकॉर्डेड मैनर का सेशन है कि बाकी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और एमसीक्यूज हम कल के सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे, तो इसको भी फॉलो करना मत भूलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।